गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम देखो डिस्कस कर रहे थे आपके रैखिक असमीकरण। तो आपको बता दिया गया है कि असमीकरण क्या होती है, यानी वह समीकरण जिसमें बराबर की जगह लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू का चिन्ह आ जाए तो वह क्या कहलाता है, आपका असमीकरण कहलाता है। और जिसमें x की घात और y की घात अगर एक एक हो तो उसे हम रैखिक असमीकरण कहते हैं। अब रैखिक असमीकरणों की सहायता से यानी उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसमें कह रहा है 10 से तो कम होना चाहिए क्रमागत विषम संख्याओं का योग, यानी दो विषम संख्याएं वो क्या आपकी क्रमागत है का योग 11 से अधिक हो। 10 से तो कम हो यानी विषम संख्या वो आपकी 10 से कम हो, तो इसमें देखो कौन हो जाएगी, एक तो 1 3 5 7 और 9। 10 से कम आपकी विषम संख्याएं ये है। अब कह रहा है इनका योग 11 से अधिक होना चाहिए, ऐसी दो क्रमागत विषम संख्याएं ले। तो हमने 1 और 3 का योग किया तो 4 आया, 3 और 5 का योग किया तो 8 आया, ये क्रमागत विषम संख्या है इसलिए। फिर हमने 5 और 7 का योग किया तो 12 आया, फिर हमने 7 और 9 का योग किया तो 16 आया। अब इनमें देखो कौन कौन से क्रम है आपके क्रमांक दो संख्या है विषम संख्या है जिनका योग 11 से अधिक है। देखो आपका 4 योग 4 अधिक नहीं है, 8 अधिक नहीं है, 12 अधिक है, 16 अधिक है। इसका मतलब कितने हो गए, दो क्रमागत संख्या एक हो गई, एक तो 5 और 7 और एक आपका ग्रुप हो गया 7 और 9। तो हम कर देंगे इसलिए अभिष्ट संख्याएं कितनी 5 और 7 तथा 7 और 9 है। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, अभी संख्या क्यों लिखा, क्योंकि इसने कहा है कि दो संख्या है वो आपकी क्या है 10 से तो कम है, विषम संख्या है वो 10 से तो कम है और उनका योग 11 से अधिक है। तो आपका एक क्रमागत रूप तो ये बन गया जिसका योग 11 से अधिक है, और एक क्रमागत रूप आपका ये बन गया जिसका योग 11 से अधिक है। अपने को ऐसे ही करना था। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 24 आता है, इसमें इतना सा करना है, आपका असमीकरण का यूज नहीं हुआ डायरेक्ट कर सकते हैं। अब कह रहा है क्रमागत सम संख्या। अब बात किसकी हो रही है, सम संख्या की हो रही है जो 5 से तो बड़ी हो, सम संख्या है और 5 से तो क्या है बड़ी है, और योगफल 23 से कम है, यानी उनका योगफल क्या आना चाहिए 23 से कम आना चाहिए। तो देखो 5 से बड़ी सम संख्या 6 है, 8 है, वो भी क्रमागत लेना अपने को, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18 है, 20 है तो 22 है और 24 तक ले लिया। हमें ये कह रहा है योग है वो 23 से कम होना चाहिए, लेकिन हमने ये संख्या बता दी, ये सम संख्या है आपकी। अब इनका योग करते हैं, 5 से तो बड़ी और योग देखो, इनका योग हो जाएगा 14, इनका योग हो जाएगा 18, इनका योग हो जाएगा 22 और इनका योग हो जाएगा 26। तो देखो अपने कौन कौन से 23 से कम होना चाहिए, तो आगे तो योग करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ ये योग सही है, ये योग सही है, ये योग सही है, ये सही नहीं है, यहाँ 22 होगा आपका। ये तो 3 ग्रुप बन जाए आपके, हम कह देंगे इसलिए अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब है जो पूछी गई है वो अभिष्ट संख्याएं आपकी क्या हो जाएगी 6 8 8 10 तथा 10 और 12। ये आपके क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। तो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन थे ये, तो बस थोड़ा सा हमने इस पर ध्यान दिया और हमें क्वेश्चन समझ में आया, हमने सोल्व कर लिया। अब आपको क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कह रहा है एक त्रिभुज है, बात बताई जा रही है त्रिभुज की। तो आपको पता है कि त्रिभुज में क्या होता है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तीनों भुजाओं में हमें संबंध दे देते हैं। हमें क्या कह रहा है कि जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, यानी सबसे छोटी भुजा को अगर हम 3 से गुणा कर दे तो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के बराबर हो जाती है। एक चीज तो अपने को ये दी हुई है। दूसरा में दिया है कि जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 कम है, यानी सबसे बड़ी भुजा से 2 अगर हम कम कर दे तो हमें सबसे तीसरी जो भुजा है वो प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई, यानी कम से कम तीसरी भुजा की लंबाई हमें वो कितनी ले कि इसका जो परिमाप है, किसका परिमाप, त्रिभुज का परिमाप है वो 61 सेंटीमीटर हो जाए। अब त्रिभुज का परिमाप होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग त्रिभुज का परिमाप होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, देखो सभी भुजाओं का रिलेशन है वो आपका सबसे बड़ी भुजा के साथ दिया हुआ है,
या सबसे छोटी भुजा के साथ दिया, सबसे छोटी भुजा को मान लेते हैं। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा x है। सबसे छोटी भुजा क्या है? x है। सबसे छोटी भुजा से कौन सी जाएगी? सबसे बड़ी भुजा जाएगी, इसलिए सबसे बड़ी भुजा बराबर आ जाएगा 3x। क्यों? सबसे छोटी भुजा को 3 से गुणा कर देंगे तो सबसे बड़ी भुजा आ जाएगी। फिर तीसरी भुजा तथा तीसरी भुजा। अब तीसरी भुजा के लिए कहा गया है कि सबसे बड़ी भुजा से क्या कर दो? 2 कम कर दो, तो 3x माइनस 2, यह आपके पास तीसरी भुजा आएगी। अब हम कहेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है कि जो परिमाप है, परिमाप वो न्यूनतम 61 है। न्यूनतम का मतलब कम से कम 61 है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। कम से कम 61 के बराबर और 61 से बड़ा ही परिमाप हो जाएगा। अब हम कहेंगे चूंकि त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी x प्लस 3x प्लस 3x माइनस का 2, यानी यहाँ आ जाएगा 3 3 6 7, 7x माइनस का 2। अब ये मान हम यहाँ रख देंगे, तो इसलिए आपका 7x माइनस 2 और ये 61। अब क्या करेंगे? इस 2 को भेज देंगे उधर, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है। तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 और यहाँ से क्या जाएगा आपका प्लस का 2, तो 7x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया आपका 63। तो 63 आप 7 का भाग देंगे तो x लेस ग्रेटर देन 9 7 63, भाग दीजिए 7 का, तो 63 में भाग गया तो 9 बार गया। तो अब x का मान, तो इसलिए x का न्यूनतम मान कितना है? 9 है। इसलिए x है क्या वो देख लो, x आपकी सबसे छोटी भुजा, तो हम कह देंगे इसलिए सबसे छोटी भुजा का की न्यूनतम लंबाई 9 है, तथा सबसे बड़ी भुजा की न्यूनतम लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x, 3 को 9 से गुणा करेंगे 27 हो जाएगी। ये लो न्यूनतम लंबाई की बात कर रहे हैं। फिर तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई तो वो हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी भुजा से 2 कम, यानी 25। यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन में जिस भुजा के लिए पूछा गया, तीनों भुजाओं में हमने बता दिया, तीनों भुजाओं के मान बता दिए कि कम से कम मान, सबसे छोटी भुजा का कम से कम मान 9 होगा, उस सबसे बड़ी भुजा का मान 27 होगा, और जो तीसरी भुजा है उसका मान कितना होगा? 25 होगा। अब जो अपना आंसर सही होगा उस अपना आंसर जिस आंसर के लिए पूछ रहा है वो आंसर यहाँ देखेगा। तीनों दे दिए हमने, तीनों पूछ सकता है, हमने तीनों लिख दिए, में से एक आपका आंसर है। तो यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। हमने तीनों भुजाओं की जो लंबाई है, न्यूनतम लंबाई, वो हमने ज्ञात कर ली। अब चलते हैं आगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, जो आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक बोर्ड है, वो 91 सेंटीमीटर उसकी लंबाई, एक बड़ा सा बोर्ड हो गया, जैसे ये बोर्ड है, इसकी लंबाई कितनी होगी? 91 सेंटीमीटर हो गई। तो हमें क्या करना है? इसके 3 टुकड़े करने हैं। 91 सेंटीमीटर लंबाई वाले बोर्ड के 3 टुकड़े करने हैं। इसका मतलब तीनों टुकड़ों की लंबाइयों का योग है वो 91 सेंटीमीटर हो या उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा लंबाई अपने पास है ही नहीं। कई बार क्या होता है, बोर्ड सही से नहीं करते, इसलिए क्या होता है कि कुछ जो आपका बोर्ड का टुकड़ा है वो रह जाता है। अपने काम की चीजें तो 3 अलग होगी, लेकिन कुछ रह जाता है। तो इसका मतलब 91 से कम हो सकता है। कम होने के चांसेस है सही नहीं बैठता, या कोई मिसप्रिंट आ जाता है, या टुकड़ा खराब हो, कम हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं होगा। तो हम कहते हैं तीनों टुकड़ों की जो लंबाई है उसका मान है वो 91 के बराबर हो सकता है और उससे कम होगा, यानी आपकी SMA बढ़ जाएगी। आगे और देखो फिर क्या कह रहा है? जो दूसरी लंबाई है, दूसरे टुकड़े की जो लंबाई है वो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई से 3 अधिक है। दूसरे टुकड़े की लंबाई है वो सबसे छोटे टुकड़े की जो लंबाई है उससे 3 अधिक है। फिर कह रहा है कि जो तीसरे टुकड़े की जो लंबाई है, तीसरा टुकड़ा देखो, दूसरे की बात और सबसे छोटे की बात हो गई। अब इनके अलावा जो बचा वो तीसरा हो गया।
तीसरे टुकड़े की लंबाई है वो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटे की लंबाई है, सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई, उसको अगर 2 से गुणा कर दे तो तीसरा टुकड़ा प्राप्त हो जाएगा। और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें तो आपको जो पहला लंबाई है वो प्राप्त हो जाएगी, टुकड़े की लंबाई। अब कह रहा है सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई ज्ञात हो। सबसे छोटा बोर्ड का जो टुकड़ा है उसकी लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी जो तीसरा टुकड़ा है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक है। कम से कम 5 अधिक, इसका मतलब ये हो गया कि दूसरे टुकड़े में अगर हम 5 जोड़ दें, दूसरे टुकड़े में हम क्या करते हैं 5 जोड़ दें, तब जाके आपका वो तीसरे टुकड़े के बराबर होगा। और इसमें रिलेशन ने देखा कम से कम 5 अधिक होगा, तो कम से कम 5 अधिक होगा तो उससे ज्यादा भी अधिक हो सकता है। तो अपनी एक कंडीशन तो बनेगी यहाँ से और एक कंडीशन बनेगी 91 से। क्यों? क्योंकि तीनों टुकड़ों का जो योग है, तीनों टुकड़ों का जो योग है वो आपका 91 है। इसलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे छोटे टुकड़े को क्या करते हैं x मान लेते हैं। माना सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर क्यों मान रहे हैं? क्योंकि हमें बोर्ड की लंबाई 91 सेंटीमीटर दे रखी है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये मान रहे हैं। तो अब सुनो, वापस एक बार फिर सुन लो, जिसको दोबारा समझा रहा हूँ। हमें कह रहा है कि हमारे पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड के हमें 3 टुकड़े करने हैं। बोर्ड की लंबाई है वो 91 सेंटीमीटर है, तो हमने बोर्ड के 3 टुकड़े कर लिए। अब जिस तीनों का योग है वो 91 के बराबर होना चाहिए या 91 से कम हो तो चाहिए। 91 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना? ज्यादा तो अवेलेबल ही नहीं है। अवेलेबल नहीं है तो कैसे हो सकता है? तो हमने कह दिया कि जो बोर्ड के तीनों टुकड़े हैं उन तीनों टुकड़ों की लंबाई को अगर हम जोड़ दें तो उसका मान है वो 91 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम होगा। एक चीज तो ये होगी। फिर कह रहा है कि जो दूसरा बोर्ड है, हमारे पास 3 बोर्ड प्राप्त हुए, सबसे बड़ा बोर्ड, उससे छोटा बोर्ड, उससे छोटा बोर्ड। तो कह रहा है कि जो दूसरा बोर्ड है वो सबसे छोटा बोर्ड है उससे 3 अधिक है, यानी सबसे छोटे में अगर हम 3 जोड़ दें तो वो दूसरे बोर्ड की लंबाई के बराबर हो जाता है। फिर कह रहा है कि जो तीसरा बोर्ड की लंबाई है वो सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई को हम क्या करते हैं 2 से गुणा कर दें तो उसके बराबर हो जाता है। तो दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा दोनों की बात होगी, तो इसका मतलब पहला टुकड़ा कौन है? पहला टुकड़ा है आपका सबसे छोटा टुकड़ा। जो छोटे बोर्ड का टुकड़ा है वो आपका पहला टुकड़ा है, यानी सबसे छोटे बोर्ड के टुकड़े को हमने पहला बोर्ड का टुकड़ा कह दिया। दूसरा बोर्ड का टुकड़ा है वो सबसे छोटे बोर्ड के टुकड़े से 3 अधिक है। तीसरा बोर्ड का टुकड़ा है वो सबसे छोटे बोर्ड का 2 गुना है। ये हो गया। फिर कह रहा है सबसे छोटे बोर्ड के टुकड़े की लंबाई अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। कब ज्ञात करनी है? देखो, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक है, तो देखो तीसरा टुकड़ा कौन सा आपका? ये वाला। तो ये है वो दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक है, यानी दूसरे टुकड़े में हम 5 जोड़ देंगे और इस तीसरे टुकड़े का मान क्या हो जाएगा? कम से कम इतना, यानी इस प्रकार जाएगा। इधर क्या जाएगा आपका तीसरा टुकड़ा और इधर आ जाएगा आपका दूसरा टुकड़ा प्लस का 5। इस प्रकार से क्या होगी, एक ऐसे समीकरण बना। देखो इसका मान इससे कम 5 चिन्ह आ गया ना, 5 के बराबर और 5 से बड़ा, तो कम से कम 5 के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, इसको गणितीय रूप में व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि माना, हम क्या मानते हैं, हम ये मान रहे हैं कि माना जो सब बोर्ड का सबसे छोटा टुकड़ा है उसकी लंबाई x सेंटीमीटर है। माना बोर्ड के सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई x सेंटीमीटर है। जो अब प्रश्नानुसार कैसे हम कहेंगे कि दूसरे बोर्ड के दूसरे टुकड़े की लंबाई, बोर्ड के दूसरे टुकड़े की लंबाई। अब दूसरे टुकड़े की लंबाई की बात करते हैं तो वो जाएगा आपका x प्लस का 3। क्यों? क्योंकि अगर सबसे छोटे टुकड़े में अगर 3 जोड़ दें तो दूसरा टुकड़ा जाएगा। तथा बोर्ड के तीसरे टुकड़े
की लंबाई, तीसरे टुकड़े की लंबाई की बात करेंगे तो तीसरा टुकड़ा क्या है आपका, तीसरे टुकड़े की लंबाई है वो सबसे छोटे टुकड़े की लंबाई का 2 गुना है, यानी 2 गुना x हो गया, 2 गुना x हो गया। अब कह देंगे इसलिए पहला टुकड़ा प्लस दूसरा टुकड़ा प्लस तीसरा टुकड़ा, इन सभी का मान 91 के बराबर और उससे छोटा होना चाहिए। तो ये लो, इसको हमने नंबर दे दिया 1, ये आपका एसएमई का नंबर 1 हो गया, यानी एक रिलेशन हो गया। तो हर रिलेशन को कैसे हुआ कि तीनों लंबाइयों का योग है वो 91 के बराबर और 91 से छोटा होना चाहिए। तो छोटे के लिए 3 काम में लेते हैं, बराबर के लिए काम में लेते हैं। 2 और 2 4, तो ये हो गया आपका 4x लेस देन 91, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 और 2 4x प्लस का 3 होता है, प्लस का 4x प्लस का 3, इस 3 को दूर कर देंगे, 4x लेस देन इक्वल टू ये हो गया 91 माइनस 3, तो 4x ये यहाँ से हो जाएगा 88, ये हो गया। अब 4 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो x, तो यहाँ आ जाएगा 22, ये आ गया अपने पास एक रिलेशन, इसको दे दिया नंबर 1, तो ये एसएमई का नंबर 1 हो गया। अब अपने को एक रिलेशन हो रहा है, ये तो क्या कह रहा है कि x का मान है वो 22 के बराबर और 22 से छोटा होना चाहिए। तो x का मान है 22 के बराबर 22 से छोटा होना चाहिए। अब हमारे पास एक रिलेशन और दे रखी है, ये बड़े, क्या पता इससे कोई नया रिलेशन बन के आ जाए, तो ये भी अपने को बनाना पड़ेगा। तो अब ये क्या कह रहा है, चूंकि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है, इसलिए तीसरा टुकड़ा है आपका 2x। देखो बोर्ड का तीसरे टुकड़े की लंबाई 2x है और दूसरे टुकड़े से x प्लस 3, दूसरा टुकड़ा ये, तो दूसरे टुकड़े से 5 अधिक है, यानी इसमें जोड़ेंगे इससे 5 अधिक है, कम से कम 5 अधिक है, यानी कम से कम 5 का मतलब 5 से ज्यादा भी हो सकता है, तब अपने को ये चिन्ह लगाना, ऐसा चिन्ह किया। अब क्या करेंगे, x को लेंगे इधर, बाकी सब को ले जाएंगे उधर, इधर 2x है माइनस का x हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया आपका 8, यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ गया आपका 8। तो अब ये क्या कह रहा है, यहाँ ये आपका क्या हो गया, दूसरा रिलेशन है आ गया। ये कह रहा है कि x का मान है वो 8 के बराबर और 8 से बड़ा होना चाहिए, और ये क्या कह रहा है कि x का जो मान है वो आपका 22 के बराबर और 22 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो x का मान है वो 8 के बराबर और 8 से बड़ा ले सकते हैं, और 22 के बराबर और 22 से छोटा ले सकते हैं, यानी इसके बीच में कोई मान लो, उसके अलावा कोई मान मतलब। तो आपका 1 नंबर व 2 से सबसे छोटी भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर के बराबर या तथा या उससे अधिक तथा 22 सेंटीमीटर के बराबर या उससे कम। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो कि दो कंडीशन पढ़नी थी, दोनों कंडीशन में अलग अलग बातें कह रहा है। एक मेरा कह रहा है x का मान 8 के बराबर और 8 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है x का मान 22 के बराबर और 22 से छोटा होना चाहिए। तो आपकी जो सबसे छोटी भुजा की रेंज है वो 8 से लेकर 22 तक होगी। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 26 है वो कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है वो आपकी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में अगर अपने को बातें समझ में आने लग गई तो ये सारी चीजें तो बहुत ही सिंपल है। इन चीजों को यानी क्वेश्चन को हल करने में अगर अपने को 2 मिनट लगती है तो उसको समझने में अपने को 5 मिनट लगेगी। हमने 5 मिनट लगा के इस क्वेश्चन को समझ लिया तो इस क्वेश्चन को हम आसानी से 2 मिनट में हल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन को 2 मिनट में समझे और उसको हल 5 मिनट में करें, इसका मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो आप भी इसी के साथ तो एक्सरसाइज 6.1 है वो कंप्लीट होगी। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, रैखिक असमीकरण। अभी जो चल रहा था उसमें क्या था, उसमें देखो केवल x था,
केवल क्या था, x था, केवल एक ही चर था, तो वो थी आपकी एक चर वाली रेखिक असमिकाएं। अब हम बात करेंगे दो चरों वाले रेखिक असमिकाओं की। पहले भी आपको बताया जा चुका था कि एक चर वाली रेखिक असमिका ऐसे होती है, दो चर वाली रेखिक असमिका उसमें y वाला पद और शामिल हो जाएगा। तो हम करते हैं आगे। तो दो चरों वाली रेखिक असमिकाएं वो कैसी होती है, देखो उसका रूप ऐसे हो सकता है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन a। इसको हम दो चरों वाली रेखिक असमिका कहते हैं, क्योंकि इसमें x का पद भी है y का पद भी है और दोनों की घातें सिंगल है इसलिए रेखिक है। और ये असमिका के लिए चिन्ह हो गया, ये आपका अचर पद हो गया। दूसरा ये आपका ऐसे भी हो सकता है x प्लस वाई लेस देन a, ये भी क्या है आपकी दो चरों वाली रेखिक असमिका, क्योंकि इसमें भी x का पद है y का पद है और आपका लेस देन का चिन्ह है। ये ऐसे भी हो सकता है आपका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू a और चौथा आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू a। ये चारों रूप है वो आपके रेखिक असमिका के हो गए। ये चारों चिन्ह है जहां भी लगे हो वो तो असमिका होती है। x और y दोनों आगे उसको दो चरों वाली बोलते हैं और दोनों की घात एक एक हो तो उसको बोलते हैं दो चरों वाली रेखिक असमिकाएं। अब दो चरों वाली रेखिक असमिकाएं आपकी हल कैसे होगी वो भी देखो, हम इसके हल की बात करते हैं। तो इस रेखिक असमिका का हल करना बहुत ही आसान है। इसमें स्टेप बाय थोड़ा सा बड़ा पैटर्न रहेगा लेकिन आसान है। हम इसको हल करते हैं आलेखीय विधि से। आलेखीय मतलब ग्राफ बना के इसको क्या किया जाता है, हल किया जाता है। हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2, ये ले लिया हमने। अब इसको क्या कर रहा है, हल करो, यानी x और y के मान ज्ञात करो, को हल कीजिए, हल कीजिए। अब ये a की आपने को असमिका दे रखी है, अब इसको हल कैसे करें, तो देखो हल करना है अपने को 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 का हल क्षेत्र। हल क्षेत्र अपने को क्या करना है, इसमें बनाना है। आपको ये चीजें थोड़ी सी कम समझ में आएगी स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। सबसे पहले तो क्या करना है, इस असमिका के संगत रेखा बनाना है। अब असमिका के संगत रेखा क्या होगी, देखो इस असमिका, ये असमिका क्यों है, क्योंकि इसमें ये चिन्ह है। अगर इस चिन्ह को हटा दे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा दे, तो ये क्या बन जाएगी, आपकी समीकरण बन जाएगी। यही समीकरण ही है वो इस असमिका के संगत क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है, समीकरण कहलाती है। तो हम कहेंगे असमिका समीका 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 2 के संगत समीकरण, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 2 है। अब ये पता करेंगे कि ये समीकरण है वो निर्देश तंत्र को कहां कहां प्रतिच्छेद करता है। निर्देश तंत्र का मतलब जैसे अपन ने ये बना दिया, ये x एक्स हो गया और ये आपका y एक्स हो गया। अब ये रेखा है आपके कहीं ना कहीं x एक्स को प्रतिच्छेद करेगी, कहीं ना कहीं y एक्स को प्रतिच्छेद करेगी। जब ये x एक्स को प्रतिच्छेद करेगी तब x एक्स पे y निर्देशांक का मान क्या होता है, 0 देता है। और जब ये y एक्स को प्रतिच्छेद करेगी तो x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो मान हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक इस प्रकार से बॉक्स बनाएंगे। यहां सीधा इतना लिखने के बाद बॉक्स बना देंगे, ये बॉक्स बना दिया। यहां हमने लिखा x और ये लिखा y। जब ये x एक्स को प्रतिच्छेद करेगा तो y निर्देशांक का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो y निर्देशांक का मान 0 गया। हमें ये पता करना है कि ये निर्देश तंत्र को कहां प्रतिच्छेद करती है, यानी कहां से गुजरती है, कौन, ये रेखा। इस रेखा की बात करिए तो इस y का मान 0 हम क्या करेंगे, इस रेखा में रखेंगे। जैसे ही मान 0 रखा तो यहाँ बचा 2x बराबर 2, 2 का भाग देंगे तो x बराबर 1, यानी x का मान कितना आएगा, 1 आएगा। यानी ये x एक्स को 1 0 पर प्रतिच्छेद करती है। ये बिंदु निकालते हैं हम ऐसे, प्रतिच्छेद बिंदु। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। दूसरे बिंदु को ध्यान हमेशा ही रखना कि जो बिंदु होता है उसमें x निर्देशांक y निर्देशांक दोनों आते हैं। कहीं आप ऐसे y का मान 0 रखिए, 1 यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो यहाँ आएगा आपका 1। अब y x को प्रतिच्छेद करेगा तब x निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम x का मान यहाँ 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपके दो बिंदु होगी 1 0 और 0 2। तो हम लिख देंगे चूंकि समीकरण, अब संगत समीकरण बोल दो या संगत रेखा बोल दो, एक ही बात है। तो संगत रेखा, असमिका के संगत रेखा है।
तो हम कहेंगे चूंकि रेखा बिंदु 10 तथा 02 से गुजरती है, ये हमने क्या किया, पता कर लिया कि ये कहाँ से गुजरती है। तो एक तो 10, तो यहाँ हमने कर लिया 1 और 0, और यहाँ कर दिया आपका 2 और 02, तो ये आपकी रेखा का डायग्राम बन गया। अब इस रेखा का समीकरण क्या है आपका, 2x + y बराबर 2। ये हमने रेखा बना दी। अभी तो क्या बन गई, अपनी रेखा बन गई। बात कर रहे हैं हम किसकी, एस समीकरण की। अब देखो एस समीकरण में अगर बराबर का चिन्ह होता तो रेखा के ऊपर के जितने भी सारे बिंदु है वो क्या करते, इस एस समीकरण को संतुष्ट करते। लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इसके ऊपर के जो बिंदु है रेखा के ऊपर के, वो इसको संतुष्ट नहीं करेंगे। इसको हमने ए नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया बी। अब ये रेखा क्या कर रही है, इसको दो भागों में डिवाइड कर रही है। तो इन दोनों भागों को बोलते हैं अर्धतल। अर्धतल, अब अर्धतल भी है, जैसे इस रेखा के इधर वाला हो गया उसको बोल देंगे बायां अर्धतल, उधर वाला है उसको बोल देंगे दायां अर्धतल। कई बार क्या होता है अपना डायग्राम इस प्रकार से बनता है, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, रेखा अपनी ऐसे बन गई। रेखा ऐसे बन गई तो एक तो ऊपर अर्धतल होगा, एक नीचे अर्धतल होगा। ऊपर वाले को बोल देंगे ऊपरी अर्धतल, नीचे वाले को बोल देंगे निचला अर्धतल। तो ये इसका नाम ऐसे हो गया। अब दोनों अर्धतलों में से एक अर्धतल है, उसके सभी बिंदु, देखो आपकी जो एस समीकरण है उसमें अर्धतल के एक साइड के सभी बिंदु क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। इस साइड एक साइड के सारे बिंदु अनंत बिंदु होते हैं, उन अनंत बिंदुओं में से कोई सा बिंदु लेकर रख दो, वो क्या करेगा, इस एस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो वो बिंदु कौन सा होगा, तो देखो हमारा एक साइड, अब जो रेखा है उसके किसी एक साइड का बिंदु ले लो। जैसे हम रेखा के इस साइड का बिंदु ले लिया, ये बिंदु आपका 0 0 है, हम 0 0 ले रहे हैं। 0 0 भी ले सकते हैं, इधर मत लो, रेखा के उस साइड का बिंदु ले लो। उस साइड का कैसे, जैसे ये 1 और 0 है तो इसका आगे 2 और 0 जाएगा, ये बिंदु ले लो। ये बिंदु हम क्या करेंगे, एस समीकरण में रखेंगे। अगर एस समीकरण संतुष्ट कर गई, जैसे मान लो 0 0 को संतुष्ट कर गई, इसका मतलब एस समीकरण का हल है, हल क्षेत्र वो रेखा के इधर है, यानी इधर वाले सारे बिंदु क्या करेंगे, रेखा को संतुष्ट करेंगे। लेकिन अगर 0 0 संतुष्ट नहीं किया, इसका मतलब इधर वाले नहीं, इसके अपोजिट साइड वाले, अपोजिट साइड वाला मतलब इधर वाले सारे बिंदु क्या करेंगे, रेखा को संतुष्ट करेंगे। तो वो हम देखते हैं। तो एस समीकरण में x बराबर कौन सा बिंदु रखेंगे, देखो हम रख देते हैं 0 0 रख देते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर हमने एस समीकरण में रखा, तो 0 0 रख दिए, दोनों 0 गए, तो 0 + 0 ग्रेटर देन आपका 2। तो अब देखो ये बड़ा 0, 0 बड़ा है 2 से, क्यों बड़ा वाला चिन्ह लग रहा है, छोटे का चिन्ह 2 की तरफ लग रहा है। ये कह रहा है 0 बड़ा है और 2 छोटा है, तो ये चीज क्या है, संभव नहीं है, जो कि असत्य है, जो असत्य है, असत्य है। इसका मतलब जो एस समीकरण का हल क्षेत्र है वो इधर वाला नहीं, इसके अपोजिट है। कौन सा है, ये इधर वाला, ये इधर वाला एस समीकरण का हल क्षेत्र हो गया, जिसमें ऐसे तीर का निशान बना के हम लिख देंगे। यानी इधर चाहे कोई सा भी बिंदु रख दो, वो सारे बिंदु इस रेखा के इधर जितने सारे बिंदु है वो सारे बिंदु क्या करेंगे, इस एस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो यही इसका हल क्षेत्र है। तो एस समीकरण में कोई एक बिंदु हल क्षेत्र नहीं होता, बहुत सारे बिंदु हल क्षेत्र होते हैं। तो इस रेखा के इधर सारे बिंदु है, यानी आपका जो दायां तरफ है, दायां अर्धतल है, उसके सभी बिंदु क्या करेंगे, एस समीकरण के हल क्षेत्र है। तो हम कह देंगे इसलिए रेखा ए बी के दाईं तरफ एस समीकरण का हल क्षेत्र है। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बस इतना ही अपने को क्या करना होता है, हमें केवल बताना होता है कि एस समीकरण है उसका हल क्षेत्र किधर है, दाएं अर्धतल की तरफ है या बाएं अर्धतल की तरफ है, किधर है, ये चीज सारी हम क्या करते हैं, इस प्रकार से बताते हैं। हमने लिखा है रेखा AB के दाईं तरफ एस समीकरण का हल क्षेत्र है। इसके अलावा हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूल बिंदु से दूर, मूल बिंदु संतुष्ट, ये मूल बिंदु संतुष्ट नहीं हुआ, अगर संतुष्ट होता तो हम कहते रेखा का हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु की तरफ है। अब हल संतुष्ट नहीं हुआ तो हमने कह दिया कि एस समीकरण है उसका हल क्षेत्र है वो मूल बिंदु से दूर है। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, एस समीकरण को हल करेंगे।
ये छोटा सा एग्जांपल हमने लेके इसको समझाएंगे किस प्रकार से करते हैं। आगे आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें सभी ये ऐसे ही हैं। आपके कक्षा 12 में एक चैप्टर ये रेखिक एक एक समस्याएं, उनमें भी अपने को क्या करना है, यही आपकी जो रेखिक समीकरण है उनका यूज होगा और वहाँ क्या होगा, उनका आंसर निकलेगा। तो इसके आधार पर आपको क्या करना, बाकी क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।